प्यारे सज्जनों, आज मैं आपको 7, 8, 9, 10 तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयुक्त है, जिसका नाम है सर्वांग समता। इसमें 3 शर्त से यह बना हुआ है। सर्व जोड़ अंग जोड़ समता। सभी अंग में बराबरी, समता। 1-2 आकृति में, ठीक है, जब तुलना किया जाता है तो उसमें कहां कहां एक दूसरे से बराबर है, इसको दिखलाने के लिए ये सर्वांग समता का प्रयोग किया गया है। कि कोई भी आकृति 2 है, हम कैसे जानेंगे दोनों एक दूसरे के बराबर है, उसका अंग इसके अंग के बराबर है, यानी सर्वांग सम है, हम ये कैसे जानेंगे? इसको जानकारी लेने के लिए, ठीक है, इसको जानने के लिए हमें इस सर्वांग समता को पढ़ना जरूरी है। तो अभी आप जो सर्वांग समता पढ़ेंगे उसके में सबसे पहले जान लीजिए, यदि 2 रेखाखंड सर्वांग सम है तो इसका परिभाषा होगा 2 रेखाखंड सर्वांग सम होंगे यदि AB रेखा है और एक CD रेखा है। इसकी भी माप 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी माप क्या है, 3 सेंटीमीटर है। यदि दोनों की माप बराबर है, ठीक है, 2 रेखाखंड सर्वांग सम होंगे यदि दोनों की लंबाई की माप बराबर हो, ठीक है, दोनों का अंग बराबर हो। 2 कोण सर्वांग सम होंगे यदि दोनों की माप क्या हो, कोण की माप बराबर हो। ये दोनों कोण सर्वांग सम कहलाएगा। सर्वांग सम का चिन्ह होता है, ऐसे करके लिखा जाता है, इसको सर्वांग सम बोलते हैं, ठीक है। ये सर्वांग सम का चिन्ह है, इससे हम इसको इंडिकेट करते हैं, इशारा करके बतलाते हैं। 2 वृत्त सर्वांग सम होंगे यदि उसकी त्रिज्या क्या हो, बराबर हो। 2 वृत्त है, यदि त्रिज्या की माप दोनों की बराबर है तो दोनों वृत्त आपस में क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिसका कि 2 आकृति के बीच उसकी माप, जिसका एक ही अंग है, उसका दोनों का माप यदि बराबर है तो सर्वांग सम कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह आयत है, वर्ग है, ठीक है, वर्ग तो नहीं कहा जाए, आयत कह सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी आकृति हैं, 2 आकृति सर्वांग सम को कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हमको ये चैप्टर या अध्याय शिक्षा दे रही है कि 2 आकृति सर्वांग सम कैसे होता है। तो इसमें इतना तो आपको मैंने दिखाया, लेकिन हमेशा याद रखिए कि इसमें तो एक एक ही अंग था, सिर्फ त्रिज्या है इसमें, सिर्फ इसमें कोण है, इसमें सिर्फ भुजा की माप है, तो क्लियर हो गया। लेकिन त्रिभुज की बात जब आती है, जब त्रिभुज की बारी आती है, 3 भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यह भुजा के अनुसार 6, 3 और कोण के अनुसार 3 भेद होते हैं, भेद, यानी कुल कितना भेद है, 6 भेद हो जाते हैं। और 6 प्रकार का जो कोण है, ये त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज किसके साथ सर्वांग सम कहलाएगा, और सर्वांग सम जो कहेंगे किस आधार पर कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 अंग हैं, त्रिभुज में 3 अंग है। देखिए, एक शीर्ष है, देखिए शीर्ष एक नाम से जाना जाता है, इसका शीर्ष नाम है, ठीक है, ये 3 शीर्ष है। और ये भुजा है, भुजा 2 नाम से जाना जाता है, ये देखिए भुजा है, 3 भुजाएं हैं, शीर्ष 3 है और कोण भी क्या है, 3 है। अब कोण का नाम 3 नामों से जाना जाता है।
इस कोण को जब हमको बताना है कि बी कोण का नाम क्या होगा, तो हमेशा जिस कोण को बताना है उसका नाम बीच में बोलना है। 3 नाम से हो जाना आता है, 3 अक्षर होता है। जैसे शीर्ष में 1 अक्षर, भुजा में ए बी, बी सी, ए सी दो नाम होता है, कोण में 3 नाम होता है। जैसे इसका नाम है ए बी सी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर से भी कोण सी बी ए, इधर से भी लिख सकते हैं। यानी जिस कोण को हम बता रहे हैं वो हमेशा बीच में होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रहे। जिस कोण को बता रहे हैं वह कोण हमेशा कहां से, बीच में होना चाहिए। इसको बताएंगे तो ये बीच में रहना चाहिए, चाहे इधर से शुरू कीजिए ए सी बी या बी सी ए। इसको बताना बी ए सी या सी ए बी कहिए। इस तरह से हम इसको जानते हैं। एक नाम से शीर्ष, 2 नाम से भुजा, ठीक है ना। भुजा का नाम होगा ए बी, ए सी एक भुजा हुआ, बी सी दूसरी भुजा, ए बी तीसरी भुजा, और शीर्ष एक एक नाम से भुजा जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 अंग है, जिसमें यहाँ 2 अंग की चर्चा की गई है श्रवण क्षमता में। जिसमें कि 2 ही नाम की चर्चा की गई है। भुजा को हम लोग साइड कहते हैं, SID, साइड भुजा। और कोण को एंगल, ANGLE, एंगल में कोण होता है। तो इसका पहला अक्षर एस ले लिया है और इसका पहला अक्षर ए को ले लिया है। ये दोनों से इतना हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहां भुजा है वहां एस का प्रयोग करेंगे, जहां कोण है वहां ए का प्रयोग करेंगे। जहां ए लिखा है वह कोण को संबोधित करता है और जहां एस लिखा है वह भुजा को संबोधित करता है। इसको ध्यान में रखना है। तो त्रिभुज जो हमारा है, 2 त्रिभुज मान लिया दे दिया गया है, ठीक है। इसी 2 त्रिभुज दिया गया है। अब दोनों सर्वांगसम है या नहीं है तो किस आधार पर है, इसके आधार है। कोई भी 2 आकृति सर्वांगसम है तो इसका आधार है। इसमें 2 तरह का है, भुजा और कोण है, इसलिए दोनों को मिला करके इसमें क्या बताए गए हैं, 5 आधार बताए गए। कितने आधार बताए गए हैं, 5 आधार बताए गए, जो कि हम 5 को इसको अभिगृत के नाम से जाना जाता है। जिसको हम 3 नामों से जानते हैं, कसौटी, अभिगृहित, ठीक है, कसौटी भी कहता है, या प्रमेय, ठीक है। ये तीनों नामों से हम जानते हैं। तीनों में से किसी नाम का आप प्रयोग में ला सकते हो, उपयोग में ला सकते हैं। तो ये कसौटी कितने तरह के, 5 तरह के हैं। सबसे पहला है RHS, ठीक है, जिसको हम आर से हुआ समकोण त्रिभुज, रेक्टेंगल समकोण। उसके बाद है एस से वह हैप्टेंस कर्ण, और ऐसे साइड पहले बता दिया हूं, इसको भुजा बोलते हैं। यानी RHS को हम क्या बोलेंगे, समकोण कर्ण भुजा। समकोण माने समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, कि ये RHS जो है हमेशा 2 समकोण त्रिभुज रहेगा, तभी ये सर्वसमता को बताएगा। उसके बाद है आपका दूसरा है S है, यानी ये क्या होगा, भुजा भुजा भुजा, ठीक है, साइड में भुजाता है। देखिए भुजा भुजा 2 आकृति कैसे तुलना किया जाए, किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। अब यहां देखिए दोनों मिल करके होगा SAS, तीसरा में, यानी भुजा ए से एंगल हुआ कोण और भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा के आधार पर होगा। 4 नंबर में अब देखिए भुजा कोण भुजा क्या हुआ, 2 आकृति का जब खेल है तो उसमें हमेशा ध्यान देना है कि दोनों में इस तुलना किया जाएगा कि दोनों में भुजा कोण भुजा का क्या संबंध है। अब होगा ASA, ठीक है, यानी होगा कोण S से भुजा साइड और फिर कोण, यानी 2 त्रिभुज के बीच 2 कोण और 1 भुजा, इसी से तुलना किया जाएगा, ठीक है। नंबर 5 एक और बचा है, इसको कहेंगे AS, यानी कोण कोण भुजा। कभी धोखे से आप
ए भी लिख देंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये सर्वसम्मता नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इस पर कहीं लिखा हुआ रहे तो आप तुरंत कहिए कि ये गलत है, कौन 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 नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस पांचों आधार पर हम दो त्रिभुज को सर्वांग सम कह सकते हैं। अब मैं इसको एक एक करके डिफरेंशन करूंगा, इसको परिभाषित करूंगा ताकि आपको ये याद रहे और ठीक ठीक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, यदि इसमें कोई नए स्टूडेंट हैं जिसने कि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, उसे छोटी सी विनती है कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा ये मेहनत सार्थक हो जाए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, लोगों को लाभ हो। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आइए मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले आरएचएस के बारे में बता रहा हूं। पहला नंबर है आरएचएस। दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि किसी एक समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं कोई एक भुजा, ठीक है, उसी प्रकार के किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं कोई एक भुजा की माप के बराबर हो। समझ गए ना। दो समकोण त्रिभुज, आर से रेक्टेंगल और समकोण, दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि किसी एक समकोण त्रिभुज के कर्ण, देखिए आप दो बना रहा हूं, ए बी सी, अब देखिए दोनों समकोण त्रिभुज है, सबसे पहला शर्त है दोनों समकोण त्रिभुज होना चाहिए, इसलिए ये नियम है। कर्ण यदि इसका माप 5 सेंटीमीटर है, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और कोई भुजा मान लिया इसका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका ये भी क्या है 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या हुआ, एक तो समकोण त्रिभुज हुआ इसलिए आर लिखा गया। कर्ण समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, ये कर्ण यहां भी है, ये कर्ण यहां भी है, दोनों की माप क्या है बराबर है, इसलिए हाइपोटेनस कर्ण हो गया। और साइड में भुजा, दो भुजा में से कोई एक भुजा, ये बीसी नहीं, ये ए बी, इसका 3 है, इसका पी क्यू क्या है 3 है। तो इस तरह क्या हुआ आर एच एस, ठीक है, दोनों का मिल गया, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे सर्वांग सम होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको जान लीजिए कि इसकी सेवा है, पहले समकोण की सेवा है बी से, ठीक है, तो हो जाएगा बी, ठीक है, उसके बाद ए सी, त्रिभुज यहां भी होगा क्यू, ठीक है, पी आर, चूंकि ए सी और पी आर ये दोनों बराबर है इसलिए वो हम ध्यान रखना चाहिए, बी और क्यू दोनों कोण बराबर है इसलिए दोनों के सीधे में होना चाहिए। ये सर्वांग सम का परिभाषा, त्रिभुज ये और त्रिभुज ये क्या है आपस में सर्वांग सम है, सर्वांग सम का चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यही है आरएचएस में दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि किसी एक समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा उसी प्रकार के दूसरे समकोण त्रिभुज के
कर्ण और एक भुजा के बराबर हो। देखिए एबीसी अलग त्रिभुज है, त्रिज्या अलग है, लेकिन दोनों समकोण है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वसम होगा। अब चलिए हम दूसरे, इसके बाद सेकंड में चलते हैं, नंबर 2। एस 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 यानी भुजा भुजा भुजा, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं उसी प्रकार के किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप के बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे देखिए ए बी सी है, पी क्यू आर है। मान लिया जाए इसकी 10 सेंटीमीटर इसका है, इसका 10 सेंटीमीटर है, इसका 8 सेंटीमीटर है, इसका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका 5 है, इसका भी 5 है। तो भुजाएं क्या है, बराबर है। देखिए 10 यहां भी 10 यहां भी है, 5 यहां है, 5 यहां, 8 यहां 8 है। ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, सर्वांगसम। अब ए बी के बीच में क्या 10 है, तो यहां 10 का है, क्यू आर के बीच में को क्यू आर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, ए बी सी, तो क्यू आर पी, ठीक है, क्यू आर पी। इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। अब ये तीसरा, इस तरह का जहां मिले तो वो ए एस 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 के आधार पर ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा, क्योंकि इसमें भुजा मिला जा रहा है। तीसरा है एस ए एस यानी भुजा कौन भुजा। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं उसी प्रकार के दो भुजाएं तथा उसके बीच के कोण, बीच में है कौन, बीच के कोण उसी प्रकार के दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं एवं बीच के कोण के बराबर हो। उदाहरण के लिए ए बी सी पी क्यू आर है। मान लिया जाए ये 50 डिग्री है, ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है,
ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका 50 है और ये 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हैं आपको दो भुजाएं, ठीक है, और उसके बीच के दो भुजा, उसके बीच के कोण, दो भुजा उसके बीच के कोण बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांग समतल। किसके आधार पर? एस ए एस, क्योंकि बीच में है, ये दो भुजा उसके बीच का कोण है। तो बीच का कोण कहाँ है? ए है यहाँ, तो क्या लिखा है? बी, त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम त्रिभुज, इसका बीच का कोण बीच में होना चाहिए आर, हो जाएगा पी क्यू आर। ए और क्यू कोण बराबर है, ए और क्यू कोण, ए और आर बराबर है, आर बीच में होगा, पी आर क्यू। ये किसके आधार पर है? एस ए एस के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब आइए चौथा, एस यानी कोण भुजा कोण। दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की एक भुजा उसी प्रकार के दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर। यानी दो त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर। ए एस ए है, यानी यहां इसका मतलब 40 डिग्री है, इसका 60 डिग्री है, इसका 80 डिग्री है। ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। ये दिया गया नहीं है, चलिए। और इसकी बीच की भुजाएं है 5 सेंटीमीटर, इसका ही 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ए एस ए, ये मिला, ठीक है, ये मिला और ये मिला, ये त्रिभुज क्या आ गया? देखिए कैसे लिखेंगे, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज। 40 कहाँ है? यहां था, यहां से शुरू, क्यू पी आर, क्योंकि ए कोण 40 है, यहां कोण 40 कौन है? क्यू है, इसलिए ए बराबर क्यू सामने होना चाहिए, ठीक है। उसका बी 60 है या पी 60 है, ठीक है ना, उसका पी का मान नाम होना चाहिए। इस तरीके से क्या होगा? मतलब सर्वांग सम हुआ। ये सर्वांग समता का कौन सा कसौटी हुआ? ए एस ए कहलाएगा। एस कौन कौन भुजा? दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि किसी एक त्रिभुज की दो कोण एवं उनके बगल की
एक भुजा उसी प्रकार के किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं उनके बगल की एक भुजा के बराबर हो, एक भुजा के माप के बराबर हो। यानी त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, यानी ये 60 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, ये भी 60 है और ये भी 80 है। ठीक है, अब बगल की एक भुजा ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, यानी ये दो कोण बराबर है और एक बगल की एक भुजा या ये तो या ये कोई बगल की भुजा बराबर हो तो क्या कहलाएगा? यह ए बी सी सर्वांग सम क्या होगा? त्रिभुज ए है तो यहाँ पी 60 है, आर क्यू, ये दोनों सर्वांग सम कहलाएगा। किसके आधार पर? ए एस के आधार पर।